Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. So let's start without any delay. The conditions were that no law shall be enacted or changed, and no new taxes shall be imposed without the consent of the parliament. Also, the parliament would be consulted to raise the strength of the army. Other conditions included convening the parliament regularly, not interfering in parliamentary elections, and not punishing any member for anything that anything they said during the parliamentary sessions. Mary too and William became Queen and King of England only after accepting this कंडीशंस। ठीक है, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो मैरी थी, क्वीन मैरी थी, उन्होंने जो पार्लियामेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनको एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो टर्म्स जो कंडीशंस थे वो क्या थे कि वो कोई भी लॉ जो है, ठीक है, कोई भी लॉ या जो भी कोई भी नए टैक्सेस जो इन्फॉर्मेशन जो टैक्सेस में जो चेंजेस होंगे वो पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना उनको अप्लाई नहीं करेंगी। और साथ में पार्लियामेंट जो रहेगी वो आर्मी की स्ट्रेंथ को रेस करना है नहीं करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में कंसल्ट करने के बाद ही अ, उसमें मतलब सभी चीज़ें जो है वो जो मेन चीज़ें थी वो आपका पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना अप्लाई नहीं हो सकती थी। यहाँ पर ये कुछ जो कंडीशंस उन पे लगाए गए थे वो यही सब थे। उसके बाद फाइनली मैरी टू और विलियम जो थे वो क्वीन और किंग ऑफ इंग्लैंड बने, ये सारे कंडीशंस को मानने के बाद। This changes occurred without war and bloodshed. Hence, it was called the Glorious Revolution of 1688 or the Bloodless Revolution. It saw the establishment of a constitutional monarchy in place of the despotic and authoritarian rule of kings. In such a monarchy, a representative body of the people was elected to review the king's governance and restrain him from behaving like a despot. The people were also given several rights: freedom of expression and assembly, arrest and punishment only by legal means, etc. This attempt to look for a compromise between the king and the people did bring about a change in the political system. It can be seen as a step towards democracy. देखिए अब इसके बाद में क्या हुआ, जो चेंजेस हुए, चेंजेस जो आए ऑकर जो वहाँ पर जो चेंजेस ऑकर हुए वो बिना किसी वॉर के या बिना किसी मतलब ब्लड शेड के, बिना किसी के खून बहे, ये सारी कंडीशंस जो थे वो अच्छे तरीके से हो गए थे। तो इसीलिए उसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 कहा जाता है या फिर ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उस वक्त पे जो स्टैब्लिशमेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का जो स्टैब्लिशमेंट था वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और जो मतलब जो रूल्स, किंग के जो रूल्स होते थे, ताकि किंग जो थे वो एकदम ज़्यादा ऑथोरिटेरियन ना कर पाए, डेस्पोटिक बिहेवियर ना कर पाए, ये वहाँ पर से हटकर अब क्या होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो थे, मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो डेमोक्रेसी की तरफ स्टेप जो है वो बढ़ाने लगी थी। यहाँ पर लोगों को भी बहुत सारे राइट्स मिले थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबली, अगर ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला था और असेंबली में भी। साथ में अरेस्ट और पनिशमेंट तभी आपको दिया जाएगा, लीगल मीन्स के द्वारा ही दिया जाएगा। इस तरीके से लोगों को भी वहाँ पर उस वक्त पे बहुत सारे बेनिफिट्स जो थे वो उस वक्त पे मिले थे। There were two aspects of the evolution of democracy in England. The first was controlling the power of the kings and replacing authoritarian with the rule of an elected parliament. The second was universal franchise, allowing every citizen to vote. Gradually, in the 18th century, the parliament established a council of ministers that was accountable for its work. By the end of the 19th century, even the labor class got the right to vote, and going forward into the 20th century, women would also exercise their franchise. In this way, it took more than 250 years for this changes to take root. देखिए क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर जो इवोल्यूशन, जो डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड में आई थी वो आपका दो एस्पेक्ट्स में यहाँ पर आई थी। सबसे पहला तो था कि जो किंग्स के जो पावर है उनको कंट्रोल करना, और उनके जो अथॉरिटेरियन जो वो अथॉरिटरिज्म था उनको रिप्लेस करना, ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्ट करके। सेकंड जो था वो था एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्रिएट करना,
किस तरीके से यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को क्रिएट कर सकते थे? हर एक सिटीजन को वोटिंग का राइट देके। 18th सेंचुरी के आसपास में जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैब्लिश की, जो कि इन सारे वर्क को देखती थी। 19th सेंचुरी के आसपास लेबर क्लास के लोगों को भी राइट टू वोट मिल गया, और उसके बाद में 20th सेंचुरी के आसपास में जो विमेंस थी उनको भी इस चीज़ में शामिल किया गया। अब इस तरीके से ये जो चेंजेस थे वो करीब कितने साल लग गए? 250 साल, 250 ईयर्स जो थे वो उनको ये सारे चेंजेस करने में लग गए। द मिडिल क्लास एंड इट्स पॉलिटिकल व्यूज। One interesting question is, why did it take so long to establish democracy? Equally interesting is the question, why did similar changes take place in European countries after England? Who were the leaders of these struggles and what inspired them? The leading role in the struggle for democracy was played by the middle class, whose emergence we had discussed in the earlier chapters. In England, this class was made up of big and small merchants who earned a living by trading in different countries. There are also small landowners who tried to earn a profit by selling their farm produce. They were all distressed by the despotic behavior of the kings and the feudal lords. They wanted a government which would safeguard the interest of the trading class and lower taxes. ठीक है, एक जो अब इसके बाद देखिए मिडिल क्लास में और उनके पॉलिटिकल व्यूज थे, मिडिल क्लास के लोगों के और उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या थे वो यहाँ पर आपको बता रहा है। सबसे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वहाँ पर आ रहा था वो ये था कि इतना टाइम क्यों लगा डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में, और उसी के साथ में जो क्वेश्चन इक्वली इंटरेस्टिंग जो था वो ये था कि सिमिलर चेंजेस होने के लिए, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो इसी तरीके से मतलब इंग्लैंड ही की तरह सिमिलर चेंजेस जो थी वो क्यों कर रही है? कौन ऐसा, मतलब यहाँ पर हु वर द लीडर्स ऑफ द स्ट्रगल, ठीक है, किनसे वो इंस्पायर होके कर रही है, क्यों यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर उस चीज़ में पार्टिसिपेट, यूरोपियन कंट्रीज भी उसी तरीके के चेंजेस कर रही थी। अब यहाँ पर जो लीडिंग रोल जो आता है डेमोक्रेसी, जो मिडिल क्लास में जो लीडिंग रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी की, वो ये है यहाँ पर कि मतलब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इंग्लैंड में जो मिडिल क्लास में जो लोग आते थे वो छोटे मोटे जो मर्चेंट्स होते हैं जो कि अपना लिविंग चलाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, उनके यहाँ पर मतलब वो यहाँ पर मिडिल क्लास में आते थे। तो उनका मानना ये था कि उनको उनको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो उनके ट्रेडिंग के इंटरेस्ट को कम कर सके, मतलब जो टैक्सेस उनको लगते हैं वो कम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग उनको करने की इजाज़त दे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल देयर वर आर्टिशियंस, serfs, laborers, and others who were fed up with the feudal system. They not only wanted to end the exploitation of the kings and feudal lords, but wanted to make fundamental changes in their society to narrow the gap between the rich and the poor and promote equality among all. Many among them even wanted to establish a republic in which the people would collectively own the productive assets like land and everyone would work for a livelihood. देखिए, इन ट्रेडिंग मतलब जो मर्चेंट्स थे उनके अलावा पे यहाँ पर आर्टिशियंस, सर्व्स, लेबर्स और ऐसी ऐसी कैटेगरी के लोग भी यहाँ पर आते थे जो कि फ्यूडल सिस्टम से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके थे, बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। वो ये चाहते थे कि सभी को क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। जो वो क्या चाहते थे वहाँ पर कि जो चेंजेस आए, वो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रही है वो जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उनको कम कर सके। बहुत सारे जो लोग थे वो अपने खुद का रिपब्लिक भी स्टैब्लिश करना चाहते थे ताकि वो सभी लोग एक साथ मिलकर उस चीज़ के लिए मतलब कलेक्टिवली अपना साथ दें और साथ में अपनी लाइवलीहुड जो है वो चलाएं। We can see that there were striking differences in the thinking of the middle class and the peasants and artisans. Although both groups joined hands to defeat Charles I, the poor still had no power after the Glorious Revolution. Take a look at this illustration in a paper published in 1649. The paper says that the people of England cannot be free as long as the poor do not have land and do not have the
राइट टू फार्म देयर लैंड कलेक्टिवली। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जो डिफरेंसेस थे मिडिल क्लास और पीसेंट्स और आर्टिशंस के बीच में, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस उन उसके बाद भी थी, मींस बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास और जो पुअर पीसेंट्स वगैरह थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। ग्लोरियस ऑल्थ्रो वो चार्ल्स वन के साथ में लड़ने के लिए एक साथ सभी लोग एक साथ मिल गए थे, लेकिन ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में जो पुअर थे उनके पास में उस वक्त पे भी कोई पावर नहीं थी। यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर के बारे में दिया है। यहाँ पर आपको नीचे में पुअर, मतलब आपको नीचे में यहाँ पर देखिए जो पिक्चर है उसमें बताया गया है, जो पब्लिश हुई थी यहाँ पर न्यूज़पेपर में, ये चीज़ पब्लिश हुई थी 1649 में, जिसमें लिखा था कि इंग्लैंड जो है वो पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकती जब तक जो पुअर लोग हैं वो उनके पास में कोई लैंड नहीं है, उनके पास में कोई राइट नहीं है कि वो एक साथ कलेक्टिवली लैंड को फार्म कर सके, मीन्स फार्मिंग कर सके। Trade and industry gained importance in the new economic system emerging in England. This increased the clout of people who wanted change. The things feudal lords and large landowners in the 17th century could no longer thwart the ambitions of the emerging new socio-economic groups। ठीक है, जो ट्रेड और इंडस्ट्री जो थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नई इकोनॉमिक सिस्टम में गेन कर ली थी। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी लोगों में। जो राजा थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लैंड लैंड लार्ज लैंड ओनर्स थे 17th सेंचुरी में, वो वो अब क्या हो रहे थे, एक नए एमर्जिंग नए सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स क्रिएट कर रहे थे, बन रहे थे। ठीक है, ड्यूरिंग दोज डेज द यूरोपियन मिडिल क्लास वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ द Renaissance, scientific revolution, reformation, and enlightenment. There are many political thinkers who opposed the authoritarian rule and enthusiastically supported democracy. Prominent among them were John Locke, born in 1632, died in 1704 of England, and John Jacques Rousseau, born in 1712, died in 1788 of France. Their ideas inspired the democratic thrust of the French and the अमेरिकन रेवोल्यूशंस। ठीक है, देखिए उस वक्त पे जो आइडिया था, ठीक है, जो रेजोनेंस का आइडिया था वो आपको प्रीवियस चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा, मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में बताया है। तो जो रिनाइजेंस का जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा लोग उनसे इन्फ्लुएंस थे। साइंटिफिक रिवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटमेंट, इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। लोगों का वहाँ पर मानना ये था कि ऑथोरिटेरियन रूल जो है वो क्या होना ख़त्म होना चाहिए, और सभी को इसके खिलाफ जो थे वो खड़े हो रहे थे। उनमें से प्रोमिनेंट जो थे वो थे आपका जॉन लॉकी, जो कि 1632 में उनकी उनकी बॉर्न हुए थे और 1704 में उनकी डेथ हो गई थी। और साथ में जीन जैकस रोसी, ठीक है, ये भी उनका ईयर दिया हुआ है बॉर्न का और डेथ का, जो कि फ्रांस से थे। इनके जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे वहाँ के लोगों को फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस में। देखिए यहाँ पर आपको जॉन लोके के बारे में दिया हुआ है और नीचे में यहाँ पर आपको जीन जैकस रोजे के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू।